Students, today we will start with the topic axiomatic probability. A purely mathematical definition of probability can't give us the actual value of PA, the probability of occurrence of an event, and this must be considered as a function defined all the events. इसने क्या बोला कि कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दे सकता PA की. P ऑफ A मतलब P क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, A क्या है, A एक इवेंट है जो अकर करना है या हम चाहते हैं उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को मेजर करना है. अकॉर्डिंगली एज इन द केस ऑफ एनी फंक्शन वी नीड अ डोमेन स्पेस विच इज सिग्मा फील्ड ऑफ द इवेंट. जैसे अब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए उसकी एक डोमेन होनी चाहिए और उसकी एक रेंज. डोमेन मतलब एलिमेंट्स यहाँ से उठाएं और उसका आंसर इसके अंदर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे रेंज और इसको बोलेंगे डोमेन. ठीक है, और ये क्या होगा हमारी रेंज. अब फंक्शन यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है. एफ की जगह क्या चल रहा है हमारा फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, जिसकी डोमेन होगी सिग्मा फील्ड बी और जिसकी रेंज होगी, हमें पता है प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो मैंने कल भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करती है, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 to 1, और 0 और 1 भी अटेन कर सकता है. प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो उसकी रेंज होगी 0 to 1. कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट पे लगाएंगे, वो इवेंट्स कहाँ से आएंगे, सिग्मा फील्ड बी से, और वो सिग्मा फील्ड बी कहाँ से बनी है, सैम्पल स्पेस एस से. अब मैंने बताया था जैसे तुम्हें डाइस में सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, डाइस के अंदर सैम्पल स्पेस ही हो गया. तो सिग्मा फील्ड क्या होगी, इन्हीं के कुछ एलिमेंट्स लिए, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाई और उसकी फिर हमने रेंज देखी कितनी आई है, वो 0 to 1 के बीच में ही आएगा. देखो क्या बोला इसने, accordingly as in case of any function we need a domain space which is sigma field b of event generated by s. s क्या है मेरा सैम्पल स्पेस, उसे जनरेट होता है, और जो रेंज स्पेस है वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 होगा ऑन द रियल लाइन. एंड a rule which assigns a value to every element of the domain space B. जैसे क्या बोल रहा है, एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जब भी P डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक डोमेन की जरूरत होती है और एक रेंज की जरूरत होती है. तो वो बता रहे हैं कि कैसे. देखो डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की, PA इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. तुम्हें मेन तो यही लिखनी है, PA इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, P डिफाइंड ऑन अ सिग्मा फील्ड B ऑफ इवेंट्स इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और द एक्सियम्स. एक्सियम्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज. एक्सियम्स होल्ड, अगर ये नीचे वाले होल्ड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइंड हो जाती है. डिफाइंड मतलब प्रॉपर्ली डिफाइंड फंक्शन है. फंक्शन प्रॉपर्ली तभी माना जाएगा जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसकी सेटिस्फाई हो. तो इधर क्या बोला है, फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू बी. बी क्या हमारी फील्ड, यहाँ से हमने कोई भी इवेंट उठाया ए, पी ए तभी डिफाइंड होगी, पी ए हमेशा डिफाइंड होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. ये हम पहले भी कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटीज हमेशा पॉजिटिव होती हैं. फिर लिखा है कि जो उन सबका सम है, P ऑफ S. S क्या यहाँ पे पूरा सैंपल स्पेस, पूरे सैंपल की स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है 1. तो ये जैसे मैंने इधर लिखा है, इसके क्या चांसेस होते हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6. सभी की चांसेस क्या है 1/6. जब तुम इनका सम करोगे तो वापस से क्या आएगा 1. तो इसने बोला कि पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होती है. तो ये एक्सियम कहलाएगा एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी, कि हाँ इतनी ही सर्टेन वैल्यू है. और जो फर्स्ट वाला था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो ये एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी कहलाएगा. थर्ड क्या है कि अगर an कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस है डिसजॉइंट इवेंट्स की इन B, देन P ऑफ A इज दिस. जिसे क्या बोला, अगर an क्या है, an मैंने 2-3 इवेंट्स बना लिए, A1 A2 A3, उन सब वो इवेंट्स आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उनका यूनियन और उसके बाद उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाएं तो वो किसके इक्वल हो, उन सब के इवेंट्स की अलग अलग एडिशन के इक्वल. मतलब क्या है, मैंने जैसे 2 इवेंट लिए, A1 2 3 ले लिए, I फ्रॉम 1 to 3 ले लिया AI, तो उसने लिखा है कि वो किसके इक्वल होगा, सम अलग अलग कर देंगे 3 तक, वो P ऑफ AI के इक्वल हो जाएगा. तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको खोलते हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, वो किसके इक्वल बोल रहा है, P ऑफ A1, सम का साइन है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3. ये तब होल्ड करेगा जब ये इवेंट्स A1 A2 A3 ये सारे आपस में डिसजॉइंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. जैसे मैंने डाइस का एग्जांपल लिया, सैंपल स्पेस ले लिया 1 2 3 4 5 6. अच्छा A1 इवेंट बनाया इवन नंबर्स का, तो वो क्या होंगे यहाँ पे 2 4 6. ऐसे ही A2 इवेंट बनाया यहाँ पे 1 3 5 का,
फिर इसने क्या बोला, इन दोनों का यूनियन और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाएं, वो किसके इक्वल होगी, इन सब के अलग अलग सम की प्रोबेबिलिटी के। तो उस एक्सियम को बोलते हैं एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। तो ये डेफिनेशन आती है प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रॉपर्ली कब डिफाइंड होगा, जब ये तीनों के तीनों डेफिनेशंस फुलफिल होंगी। फिर रिमार्क में क्या बोला था, सेट फंक्शन पी डिफाइंड ऑन द फील्ड बी टेक इट्स वैल्यू इन द रियल लाइन। हाँ, रियल लाइन में ले रहा है क्योंकि इसकी आंसर कहाँ में जाएंगे, 0 1 में, तो रियल लाइन होगी हमारी 0 1। एंड सेटिस्फाइंग द अबव 3 एक्सियम्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मेजर। अगर वो फंक्शन क्या रियल लाइन में आंसर ले रहा है और वो सारे एक्सियम्स को फुलफिल कर रहा है, तो वो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मेजर, उस फंक्शन को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मेजर। द सेम डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज अप्लाइज टू द अनकाउंटेबल स्पेसेस एक्सेप्ट द स्पेशल रिडक्शन। ये तुम छोड़ भी सकते हो। इसमें क्या बोला है कि यही हम डेफिनेशन अनकाउंटेबल सैंपल स्पेस पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ 1 से लेके 6 तक लिया है, तो ये काउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब जब हमारी सैंपल स्पेसेस इन्फिनाइट हो सकते हैं तो उस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को एज अ स्पेशल केस ऑफ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी कैसे कह सकते हैं, कि जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगी किसका, स्पेशल केस बन जाएगी एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। लेट अस कंसीडर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसका सैंपल स्पेस एस कितने कुछ पॉइंट्स रखता है, फाइनाइट पॉइंट्स एन। जैसे मैंने बताया डाइस एस क्या रखता है, 1 से लेके 6 तक रखता है, वो सैंपल पॉइंट रखता है। ऐसे इसने बोला एक सैंपल स्पेस एस है जिसके पास कितने पॉइंट्स है, कैपिटल एन टाइप। देन तो उसको इसने डिनोट कर लिया ऐसे, एस इज इक्वल्स टू E1 से En तक, वेयर ऑब्वियसली E1 En आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट क्या था कि एक की हैपनिंग बाकी सभी पॉइंट्स की हैपनिंग को रोकती है, कि अगर 2 आ गया तो वो 1 से लेके 6 तक वाले दूसरे पॉइंट्स नहीं आएंगे 2 के अलावा। लेट अस नाउ सपोज दैट द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली सो that the probability of each singleton event is 1/n। जैसे मैंने अभी सिंपल तुम्हें बताया, S सैंपल स्पेस है, डाइस में उसके पॉइंट्स है तुम्हारे S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स हैं। तो मैंने बोला कि ये सारे के सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट है और इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली एक दूसरे से। इक्वली लाइकली का मतलब उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। अब इसमें इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस में कितने ले रखे हैं, 1 2 अप टू सो n तक, तो इसने इसे डिनोट कर रखा है E1 E2 En से। ठीक है, ये वाले सेम कोई जरूरी नहीं यही पॉइंट्स हो, तो उनको इससे डिनोट कर दिया E1 से En तक। और सबकी प्रोबेबिलिटी तो मैंने I लिख दिया यहाँ पे क्योंकि सबको जनरलाइज कर रही हूँ मैं। उन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/n टोटल। इन सब की क्या है, इसका चांसेस क्या है, 1 चांस है आउट ऑफ कितने चांसेस, कैपिटल N चांसेस में से सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/n। तो ये वही लिखा हुआ है। फर्दर लेट एन इवेंट ए कंसिस्ट ऑफ k डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब इसने बोला कि कोई एक इवेंट ए ले लिया, जैसे मैंने बोला था डाइस वाले में इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो यहाँ पे 2 4 और 6 ले लेते हैं ना, ऐसे ही इसने एक इवेंट ले लिया, उन सबको डिनोट कर दिया EI1 EI2 और EIK। के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो EI1 EI2 ये सिर्फ नेमिंग दे रहा उसकी। ठीक है, तो ए इवेंट हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोला इसने, देन बाय एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। एक्सियम ऑफ एडिटिविटी क्या कहता है, सब एक दूसरे से डिसजॉइंट है तो वो यूनियन किसके इक्वल होगा, समेशन के इक्वल। फिर इसमें डिसजॉइंट का बोला है कि ये सारे आपस में डिसजॉइंट है तो इन सब की प्रोबेबिलिटी समेशन में चेंज हो जाती है। लिखवाया था P ऑफ यूनियन ऑफ I फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू समेशन ऑफ P ऑफ I फ्रॉम 1 to n। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी में, तो वो लगा रहा है एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। तो सभी को उसने अलग अलग कर दिया कि A कैसे बना हुआ है, देखो एक इनके सबके यूनियन से बना हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ J फ्रॉम 1 to k। तो ये लिखा हुआ है EI 1 है, J को 1 पुट करोगे फिर 2 पुट करोगे, इन सबके यूनियन से बना हुआ है। तो मैं P ऑफ A मतलब P ऑफ यूनियन ऑफ J फ्रॉम 1 to k, बट ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो ये समेशन में चेंज हो जाएगा, J फ्रॉम 1 to k P ऑफ EIJ। ठीक है, वो सब लिखा हुआ है इसने अलग अलग, तो वही लिख दिया। उसके बाद सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n, हर PIJ के इक्वल क्या है 1/n, तो यहाँ पे 1/n पुट किया। समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह 1/n। ये जो P ऑफ EIJ है वो कहाँ से आए हैं, इधर से, और ये वाले इवेंट्स कहाँ से आए थे,
एस से E1 E2 EN, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी। नेम में कंफ्यूज मत होना, ये EI1 सारे इधर से ही आए हुए, तो बस इसका नया नाम दे दिया और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/, थी तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी भी 1/n है और यहाँ पे भी क्या पुट कर दी 1/n। समेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, J1 से K तक, लेकिन इस सब में कहीं पे भी J है नहीं तो 1/n बाहर आ जाएगा और समेशन किस पे बच जाएगा 1 के ऊपर, J फ्रॉम 1 to K। तो J को इन सबको चेंज करते रहेंगे कितने टाइम्स तक, 1 2, फिर J को कुछ पुट किया 2, तो कुछ भी पुट करोगे हर जगह 1 ही 1 आएगा। कितनी टाइम्स आएगा, K टाइम्स। ये सब कितनी टाइम्स आएगा, K टाइम्स। तो ये क्या बन गया, K/n। ठीक है, तो ये हमारी आ गया प्रोबेबिलिटी K/n। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन A इज NA एंड नंबर ऑफ सैंपल S क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट A बाय में एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। किसकी डेफिनेशन थी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की। तो यही बोला इसने कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हम रिगार्ड कर सकते हैं एज अ स्पेशल केस ऑफ एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की हमने सारी कंडीशंस यहाँ यूज की और उससे हमने बता दिया कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एक रिगार्ड कर सकते हैं एज अ स्पेशल केस ऑफ एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो एग्जाम में 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद ये भी बोल दिया, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट देयर आर सम फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डिराइव फ्रॉम फ्रीक्वेंसी अप्रोच। फ्रॉम एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी गेट P of A is equals to NA of NS is greater than equals to 0। The total number of favorable outcomes upon में this ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये है क्या, प्रोबेबिलिटी है। और फर्स्ट एक्जियम क्या था, एक्जियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है फर्स्ट एक्जियम में, ये भी ग्रेटर देन 0 हुआ। सिंस उसके बाद बोला कि ये क्या है, कैपिटल N है। ठीक है, ऑल्सो सिंस ये क्या होता है, कैपिटल N वी हैव ऑन यूजिंग 3.7 को यूज करें तो P of S क्या है, N of S, मतलब A को हम S से शिफ्ट कर दें, A की जगह क्या लिखते हैं S, तो पूरा सैंपल स्पेस तो यहाँ पे N of S आ जाएगा, N of S और N of S कट जाएंगे, क्या बन जाएगा 1, वो क्या बन जाएगा एक्जियम ऑफ 2। सेकेंड एक्जियम बन गया। सेकेंड एक्जियम क्या था, एक्जियम ऑफ सर्टेनिटी। देखो ये रहा एक्जियम ऑफ सर्टेनिटी दैट इज P of S इक्वल्स टू 1। तो इसने सिर्फ डायरेक्टली क्या बोला है कि जब हमारा इस क्वेश्चन में A और A/S है, यहाँ पे A की जगह S पुट कर दें तो क्या बन जाएगा N of S कट जाएगा और वो क्या आ जाएगा 1। तो इसने आगे फर्दर इन केस ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स हैं A और B, वी कैन डिफाइन द सैंपल पॉइंट्स N of A एंड N of B। द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मतलब A यूनियन B को क्या लिखेंगे, अगर ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने 12th में किया था ये फॉर्मूला, क्या कि A यूनियन B, जैसे ये है N of A, या प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऐसे ही अगर A इंटरसेक्शन म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो खाली ये बच जाएगा कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐसे ऐड हो जाएगी। ऐसे इसने ये बोल दिया कि N of A यूनियन B क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ प्लस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। इंटरसेक्शन क्या हो गया, वहां पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है इसने अलग अलग करके, फिर इसको प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दिया। ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो तो ये नहीं करा रही। फिर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें यूनियन बताया, यूनियन की डेफिनेशन बताई है कि या तो एलिमेंट A से होगा या B से होगा, इसलिए और लगा दिया। ये एलिमेंट ले रखा है ओमेगा। ऐसे कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो A में नहीं है वो ये कॉम्प्लीमेंट में होंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन इसने जनरलाइजेशन कर रखी है, अगर A सबसेट है B का तो इसका मतलब क्या होगा, हर एलिमेंट ऑफ A कंटेन्ड होगा B में, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सेम होंगे एलिमेंट्स। ये दोनों आपस में डिसजॉइंट होंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। दोनों यूनियन होंगे तो उसको डिनोट भी कर सकते हैं A प्लस B, मतलब इसके एलिमेंट्स अलग इसके एलिमेंट अलग, अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो। ये क्या होता है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है A इंटरसेक्शन। इसका A इंटरसेक्शन ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है कि A सिमेट्रिक B में क्या लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है। और बीच में क्या आता है, यूनियन। कॉम्प्लीमेंट में A डैश भी यूज कर सकते हो, C भी यूज करते हो, डैश भी, तो ये सिमेट्रिक के लिए लिखा हुआ है। अगर वो डिसजॉइंट है तो दोनों की इंटरसेक्शन अलग अलग होंगी। सिंस द इवेंट्स आर ऑफ द सबसेट, ये डी मॉर्गन्स लॉ तुमने एक चीज और पढ़ी थी, डी मॉर्गन्स लॉ, कि A यूनियन B का अगर हम क्या निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके इक्वल होगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, और इसका बीच वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे, बस साइन चेंज होगा, इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाएगा। ये यूनियन था इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनियन में, दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ था।
फिर ये कुछ तुम्हें बताया है कि जैसे एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी, मतलब ये क्वेश्चंस में यूज होगी कि तुम्हें निकालना क्या है एक्चुअल में। तो ये डेफिनेशन से तुम पढ़ सकते हो कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी में से कुछ भी अकर हो रहा है, तो इसका मतलब कौन क्या यूज करेंगे, ए यूनियन बी में। दोनों इवेंट्स के अंदर वो इवेंट दोनों के अंदर होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन आएगा, ना वो ए में हो ना वो बी में हो, तो दोनों में ही ना हो तो यूनियन लेंगे बीच में। देखो दोनों में ही ना हो तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, कि दोनों में नहीं होना चाहिए, तो एंड आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। या तो वो ए में हो, देखो इवेंट ए अकर्स बट बी डजंट अकर, तो ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट, और एंड आ गया तो इंटरसेक्शन। ऐसे ही एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट या तो ये हो या ये हो, दोनों एग्जैक्टली वन बोलना है तो हम सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी लेंगे। तो ये तुम्हें डेफिनेशन है, तुम पढ़ लेना। उसके बाद यही क्वेश्चन बोला, देखो अगर ये 3 आर्बिट्रेरी इवेंट्स है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इवेंट्स नोटेड बिलो। देखो ये एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सिर्फ तुम्हें समझा रहा है कि तुम्हें क्या निकालना है जब तुम्हें क्वेश्चंस यूज करें, क्वेश्चन में जब तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो तुम्हें कैसे निकालना है। तो ये उन सब की डेफिनेशन बताई है। ओनली ए अक्कर, 3 इवेंट्स में से सिर्फ ए ही अक्कर करे, बाकी ना करे, तो बाकी ना करे तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और ए अक्कर करे तो तीनों को इकट्ठा लोगे तो तीनों का इंटरसेक्शन। बोथ ए एंड बी अक्कर करें बट नॉट सी, तो ए और बी आ जाएंगे और सी नहीं आएगा तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऑल 3 इवेंट्स अक्कर तो तीनों का इंटरसेक्शन, एटलीस्ट 1 अक्कर तो यूनियन आएगा, इन तीनों में से कोई भी अक्कर कर जाए तो यूनियन लगा देंगे। तो ये सब तुम पढ़ सकते हो, ये कर देना। फिर आता है ये मेन पार्ट कि तुमसे पूछ देगा प्रूव दैट हाउ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, दैट इज जो इवेंट होगा ही नहीं तो फाई है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होगी। तो तुमसे ये सिंपल 2 मार्क्स में आ सकता है। तो क्या लिखोगे, इम्पॉसिबल इवेंट कंटेन्स नो सैंपल पॉइंट, हेंस द सर्टेन इवेंट एस एंड दोनों एंड जो इम्पॉसिबल इवेंट है उन सबका यूनियन, वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स हो गए, जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अब मैंने बोला कि सैंपल स्पेस मेरा क्या ले लिया मैंने, डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है उसका, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस है। फिर अब इसमें बोला कि वो इवेंट ए इवेंट है जिसमें द नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6 क्या आएगा, वो फाई आएगा, क्योंकि इसके अंदर है ही होता ही नहीं वो सैंपल पॉइंट में। तो इसने लिखा कि जो सैंपल पॉइंट है और यूनियन करें फाई का, पहली बात तो सैंपल पॉइंट और फाई में दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, फाई आएगी, ठीक है। और उसके बाद ये फाई की जगह मैं ए भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, और उन दोनों की यूनियन क्या आएगी, फाई के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है तो वापस से सिंपल स्पेस आ जाएगी। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों एलिमेंट्स के दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को ऐड कर दो। अब इसके अंदर तो 6 पॉइंट्स है, इसके अंदर है ही नहीं, तो वापस से सैंपल स्पेस ही आ जाएगा, तो यूनियन एस बन गया। फिर इसने लगाया, देखो सैंपल स्पेस लिखा, फिर दोनों तरफ देखो मैंने क्या लिखा कि एस यूनियन फाई इज इक्वल्स टू एस, दोनों तरफ मैंने क्या लगा दी, प्रोबेबिलिटी लगा दी। पी ऑफ एस तुम्हें पता है 1 होती है, पी ऑफ एस यूनियन फाई क्या होता है, एस, देखो इसे वही लगाया यूनियन फाई पी ऑफ एस, और ऊपर से दोनों क्या डिसजॉइंट है। फिर मैंने बताया कि दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। दोबारा देखो, मैंने ए यूनियन बी बताया था, जब ए यूनियन बी दोनों डिसजॉइंट होंगे तो ए के एलिमेंट्स अलग, बी के एलिमेंट्स अलग, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में फुलफिल हो जाएगा ये कि दोनों के अंदर दोनों डिसजॉइंट है, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे ही पी ऑफ एस यूनियन फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ फाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको खोल लिया पी ऑफ एस को, पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ फाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ एस, दोनों तरफ से पी ऑफ एस कट गया, पी ऑफ फाई क्या आ गया, 0। यही प्रूव करना था तो कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होती है, ठीक है। तो ये कर लो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। देखो ये चीजें तुम्हें पता है, लेकिन अब तुम बड़ी क्लासेस में होंगे तो तुमसे ये पूछ सकता है कि कैसे तुम बोल सकते हो कि पी ऑफ ए बार 1 माइनस पी ऑफ ए होता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये इधर ले जाओ ये उधर, मतलब पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार। तो अभी हम वही बात कहेंगे, ए के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए बार के अंदर नहीं होते, या उल्टा भी कह सकती हूँ कि ए बार के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर नहीं होंगे। तो ए एंड ए बार आर क्या है, दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, ए इंटरसेक्शन ए बार इज इक्वल्स टू फाई एंड ए यूनियन ए बार, ए यूनियन ए बार क्या होगा, एस। कैसे, ए यूनियन ए बार एस कैसे होगा, ए के अंदर वो एलिमेंट्स हैं या ए बार के अंदर वो जो ए में नहीं है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स वही रह गया। अगर ए के पास जैसे यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6,
और ए मैंने माने इवन नंबर्स 2 4 6। तो ए बार के अंदर क्या होंगे जो दूसरे में नहीं है, तो क्या है 1 3 5 एंड दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा वापस से एस आ जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो फाइव है और दोनों का यूनियन क्या है एस। फिर आगे उसने ये लिखा है, हम क्या लगाएंगे दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दे इस वाले में, पी ऑफ ए यूनियन ए बार इज इक्वल टू पी ऑफ एस। इसको ये दोनों डिसजॉइंट है तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू पी ऑफ एस। पी ऑफ ए और पी ऑफ एस क्या होता है, पूरे सैंपल की 1 होती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार। तो पी ऑफ ए बार क्या आ गया 1 माइनस पी ऑफ ए, या फिर पी ऑफ, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए को यहीं छोड़ दे इसको उधर ले जाए 1 माइनस पी ऑफ ए बार। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें कुछ डेफिनेशंस ध्यान रखनी है। म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होता है, म्यूचुअली अलग मतलब उनका मतलब डिफरेंस क्या बोल रहा है। फिर लिखा पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता ही है, इसी से आगे निकाल दे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन 1 तो होती है। तो 1 माइनस पी ऑफ ए बार क्या हो गया लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए बार क्या आ गया तुम्हारा लेस देन 1 आ गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस पी ऑफ ए बार इज लेस देन 0 आ गया। अब नेगेटिव एंड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो साइन क्या होता है बीच वाला चेंज होता है। तो इससे क्या मिल गया पी ऑफ ए बार इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ से तो ये निकाल दिया। दूसरा पार्ट ये भी बोल सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, पी ऑफ ए क्या गिवन है 1 माइनस पी ऑफ ए बार गिवन है, प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। तो ये वाली पार्ट क्या आएगी, ये वाली उधर जाएगी, माइनस पी ऑफ ए बार यहीं छोड़ दो, -1 यहाँ पे साइन चेंज कर दो, पी ऑफ ए बार क्या आ गया लेस देन 1 आ गया। तो यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ गया और लेस देन 1, तो पी ऑफ ए बार भी क्या आ गया इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो ये इसमें वही केस डिस्कस किया है। फिर पी ऑफ फाई क्या होता है 0 होता है, क्योंकि फाई किससे आएगा सैंपल, जो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स नहीं होंगे वो फाई में जाएंगे। तो वो इसने इसको समझाया हुआ है। पी ऑफ फाई क्या होता है पी ऑफ एस बार, और पी अभी बताया पी ऑफ ए क्या है 1 माइनस पी ऑफ एस बार। तो अब इसने बोला एस बार क्या होगा, यहाँ से लिख दो पी ऑफ एस बार है, एस एक जगह एस पुट कर दो, पी ऑफ एस बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एस, 1 माइनस पी ऑफ एस। और पी ऑफ एस क्या होती है 1 होती है, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। तो पी ऑफ 5 क्या आ गया 0। ये तो मैं वैसे बता चुकी हूँ, अगर तुम पेपर में करना चाहो तो दूसरे पार्ट से ये भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तुम पढ़ोगे, इसके आगे मैं कल कराऊँ।